जरा सोचिए एक ऐसे राजकुमार के बारे में जिसकी रगों में दो महान विजेताओं का खून दौड़ता है, लेकिन सिर्फ 12 साल की उम्र में वो अपना सब कुछ खो बैठता है। आज हम बात कर रहे हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद की, जिसे दुनिया बाबर या टाइगर के नाम से जानती है। ये कहानी है एक हारे हुए बेघर राजकुमार की, जिसने आगे चलकर इतिहास के सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ये शब्द खुद बाबर के हैं और इनसे उसके जीवन का जुनून और संघर्ष साफ झलकता है। वो खुद को एक गाजी मानता था, यानी एक धर्म योद्धा। ये शब्द उसकी कहानी का मंच तैयार करते हैं, एक ऐसे योद्धा की कहानी जो अपनी हर जीत को एक तरह का धार्मिक कर्तव्य समझता था, और यही सोच उसकी शुरुआती महत्वाकांक्षाओं को हवा देती रही। तो बाबर की कहानी शुरू होती है उसकी जड़ों से। वो कोई मामूली शहजादा नहीं था। पिता की तरफ से वो तैमूर का वंशज था और माँ की तरफ से चंगेज खान का। मतलब विरासत तो बहुत शानदार थी, लेकिन उसकी शुरुआती जिंदगी वो सिर्फ एक ही सपने के इर्द गिर्द घूमती रही, समरकंद। बाबर के लिए ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं था, ये उसकी पहचान थी, उसके महान पूर्वज तैमूर की राजधानी और उसका जन्मसिद्ध अधिकार। ये एक खोया हुआ गौरव था जिसे वो किसी भी कीमत पर हर हाल में वापस पाना चाहता था, और यही जुनून उसकी शुरुआती जिंदगी की हर लड़ाई की वजह बना। ये टाइमलाइन बाबर की शुरुआती जिंदगी की उथल-पुथल को दिखाती है, जीत और हार का एक न खत्म होने वाला सिलसिला। सोचिए, एक राजा जिसके पास कोई राज्य नहीं, एक शासक जो हमेशा भटकता रहा, लेकिन शायद यही वो दौर था जिसने उसे एक मजबूत योद्धा बनाया और वो हिम्मत दी जो बाद में एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव बनी। समरकंद जब बार बार हाथ से फिसलता गया तो बाबर का सफर उसे काबुल ले आया। ये सिर्फ एक पनागा नहीं थी, ये वो जगह थी जहां बाबर ने अपनी एक नई पहचान बनाई और अपनी ताकत को फिर से खड़ा किया। ये शब्द बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखे हैं, और इनसे पता चलता है कि काबुल में ठिकाना बनाने से पहले वो किस कदर हताश हो चुका था। ये हमें याद दिलाता है कि महान साम्राज्य बनाने से पहले वो सच में एक बेघर राजकुमार था। काबुल में ही हमें बाबर के दो अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ था एक कठोर सैन्य कमांडर जो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था, और दूसरी तरफ था एक बहुत ही संवेदनशील कलाकार जो दिल छू लेने वाली कविताएं लिखता और खूबसूरत बाग बनवाता था। वो एक ही वक्त में एक योद्धा भी था और एक शायर भी। मध्य एशिया में बार बार नाकाम होने के बाद बाबर की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं का रुख एक पूरी तरह नई दिशा में मोड़ दिया, और वो दिशा थी भारत की विशाल और दौलतमंद जमीन। ये सिर्फ मौके की बात नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। अपनी पुश्तैनी जमीन को छोड़ने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन बाबर ये समझ चुका था कि उज़्बेकों से मुकाबला करने के लिए उसे एक नई मजबूत जमीन की जरूरत है। अगर टिके रहना है तो एक नई शुरुआत करनी ही होगी। भारत आकर बाबर ने जंग के तौर तरीके ही बदल दिए। जहां उसके दुश्मन अपनी पारंपरिक घुड़सवार सेना पर निर्भर थे, वहीं बाबर एक क्रांतिकारी तकनीक लेकर आया, बारूद। उस्मानियों से सीखी गई तोपों और बंदूकों की इस तकनीक ने उसे एक ऐसी बढ़त दी जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो बाबर का ये विनिंग फॉर्मूला क्या था? असल में ये नई तकनीक और पुरानी रणनीति का एक बड़ा ही घातक मिश्रण था। वो अपनी तोपों और बंदूक चलाने वाले सैनिकों को बीच में गाड़ियों के पीछे सुरक्षित रखता था। जैसे ही दुश्मन सामने से हमला करता, बाबर के घुड़सवार तुलगमा रणनीति का इस्तेमाल करके किनारों से घूमकर दुश्मन को पीछे से घेर लेते थे। इस दोहरे हमले से घबराकर दुश्मन सीधा तोपों के निशाने पर आ जाता था। इस रणनीति का उसके दुश्मनों के पास कोई तोड़ नहीं था। अपनी इस नई सैन्य ताकत के दम पर बाबर ने हिंदुस्तान पर फतह हासिल की, लेकिन उसकी इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक निजी कहानी भी छिपी थी। अपने घर से दूर होने की, अपनी पुरानी दुनिया के लिए तड़प की कहानी। साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, ये हिंदुस्तान में उसकी पहली और सबसे बड़ी जीत थी। यहाँ बाबर की छोटी लेकिन अनुशासित सेना ने अपनी बेहतर तकनीक के दम पर सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा दिया और सदियों पुरानी दिल्ली सल्तनत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन पानीपत से भी बड़ी और ज्यादा निर्णायक लड़ाई थी 1527 में खानवा की। ये लड़ाई राजपूत संघ के खिलाफ थी, जो उस वक्त भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति माने जाते थे। इस जीत ने बाबर के रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हटा दिया
और उत्तरी भारत में मुगल शासन को सच में स्थापित कर दिया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पानीपत में लोदी की सेना में 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे। ये संख्या बताती है कि बाबर ने कितनी बड़ी चुनौती का सामना किया था। उसकी जीत सिर्फ हथियारों की नहीं थी, बल्कि बेहतर रणनीति और तकनीक की थी, जो इसे और भी असाधारण बना देती है। और यहीं पर बाबर की जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। उसने एक साम्राज्य जीत लिया था, लेकिन फिर भी वो एक निर्वासित की तरह महसूस करता था। उसे अपनी पुरानी दुनिया, काबुल की ठंडी हवाएं और वहां के मीठे फल याद आते थे, जैसा कि उसने अपनी यादों में बार बार लिखा भी है। अब हम बाबर की जिंदगी के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और उसकी उस स्थायी विरासत पर ध्यान देते हैं जो उसने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपनी कलम से भी गढ़ी थी। तो बाबर की विरासत सिर्फ एक विजेता की नहीं है, उसने एक साम्राज्य की नींव रखी, बाबरनामा जैसी शानदार किताब लिखी और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया जो सदियों तक फली फूली। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदुस्तान में आने के बाद एक शासक के तौर पर उसका नजरिया भी काफी बदला। ये जो सलाह है, ये उसके बदलते नजरिए का सबसे बड़ा सबूत है। एक योद्धा जो कभी काफिरों के खिलाफ लड़ने की बात करता था, अब अपने बेटे को एक सहिष्णु और न्यायपूर्ण साम्राज्य बनाने की सलाह दे रहा था। ये एक शासक के तौर पर उसके विकास को दिखाता है। और आखिर में उसकी कहानी वहीं पूरी हुई जहां उसका दिल था। उसे उसी जगह दफनाया गया जिसे वो अपना असली घर मानता था। ये एक भटकते हुए राजा की घर वापसी थी, जिसने दुनिया तो जीत ली, लेकिन उसका दिल हमेशा काबुल में ही रहा। और हम आज की इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल बाबर की जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष को समेटता है और हमें इस महान संस्थापक सम्राट की जटिल शख्सियत पर सोचने के लिए मजबूर करता है।